डेफिनेशन में ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर के बाद उसके बाद हम डेफिनेशन की बात करें तो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो बात करती है ग्रीन शू ऑप्शन की, राइट। अब ये ग्रीन शू ऑप्शन क्या होता है? तो बेसिकली ग्रीन शू ऑप्शन मींस हम पोस्ट लिस्टिंग प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए जो ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं दैट ऑप्शन कैन बी कॉल्ड एज अ ग्रीन शू ऑप्शन, राइट। बहुत ध्यान से, हम जो भी पोस्ट लिस्टिंग प्राइस है मेरी कंपनी की, इसका मतलब ये हुआ मेरी कंपनी का इक्विटी शेयर्स की लिस्टिंग हुई। इसका मतलब ये हुआ अगर हम जीएसओ की बात करें मींस ग्रीन शू ऑप्शन की बात करें तो कंसेप्ट क्या होता है, मेरी कंपनी आईपीओ लेकर आई है। आईपीओ के बाद, आईपीओ के 15 डेज बाद, 12 डेज बाद मेरी कंपनी की स्टॉक मार्केट में शेयर्स की होती है लिस्टिंग। लिस्टिंग होगी कहाँ पर? सब दो स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में नेशन वाइज, एक है बीएससी और एक है एनएससी। यहाँ पर मेरी कंपनी के शेयर्स की क्या होती है? लिस्टिंग होती है। अब लिस्टिंग जो होगी तो इसके बाद मेरी कंपनी के शेयर्स में ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जो लिस्टिंग प्राइस मतलब पोस्ट लिस्टिंग प्राइस है, मतलब जिस प्राइस पर मेरी कंपनी का शेयर लिस्ट हुआ है स्टॉक एक्सचेंज में, उस प्राइस को स्टेबलाइज करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं यार? पोस्ट लिस्टिंग प्राइस। उस ऑप्शन को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन शू ऑप्शन, राइट। कैसे करता है स्टेबलाइज, कौन करता है, शेयर्स कहाँ से आते हैं, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट हम बात करेंगे जब हम डिटेल में बात करेंगे सब ग्रीन शू ऑप्शन के बारे में, राइट। चले, अभी तो फिलहाल हमारे पास डेफिनेशन है। इट means an option of allotting equity shares in excess of the equity share offered in the public issue as a post listing price stabilizing mechanism। ये एक तरीका है जिससे हम पोस्ट लिस्टिंग प्राइस को कंट्रोल करते हैं, उसको स्टेबलाइज करते हैं। बट याद रखना, इन प्रैक्टिकल टर्म्स की बात करें सब बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाता है। क्यों? आप कभी भी देखें सब, कोई भी कंपनी का आईपीओ आएगा, आईपीओ आने के बाद उसकी लिस्टिंग होगी एंड लिस्टिंग होने के बाद ज़रूरी नहीं है साहब वो कंपनी 60% 100% तक ऊपर जाती है, नीचे जाती है। ये है कॉन्सेप्ट आपका ग्रीन शू ऑप्शन का, राइट। सो ग्रीन शू ऑप्शन मीन्स एन ऑप्शन ऑफ अलॉटिंग इक्विटी शेयर इन एक्सेस ऑफ इक्विटी शेयर ऑफर्ड in the public issue as a post listing price stabilizing mechanism। आगे नेक्स्ट डेफिनेशन है वो बात करता है यार आईपीओ की। काय की डेफिनेशन है वो बात करता है आईपीओ की। एंड आईपीओ क्या होता है? जो भी अनलिस्टेड कंपनी है, या यूं बोले हम जो भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, उसको अगर फंड रेज करना है मार्केट से, फंड रेज करना है पब्लिक से, सब आपने बैंक से लोन ले लिया, आपका काम चल गया। आपने रिलेटिव से लोन लिया, आपका काम चल गया। आपने फॉरेन कंट्री से लोन ले लिया, आपका काम चल गया। आपने दूसरी कंपनी से लोन ले लिया तो भी काम चल गया। और पैसा चाहिए एक्सपेंशन के लिए, तो फिर लॉ ने बोला फिर आप पब्लिक से पैसा लो। और जो आप पैसा किससे लोगे यार? पब्लिक से लोगे, तो उसके लिए आपको एक फॉर्मेलिटीज कंप्लाई करनी पड़ेगी, आपको एक डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपको एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी टू ऑब्टेन द फंड फ्रॉम द पब्लिक। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आईपीओ। आईपीओ मीन्स एन ऑफर। आप क्या दोगे? आप अपनी कंपनी के शेयर्स पब्लिक को ऑफर करोगे, तो आईपीओ का मतलब क्या हुआ? एन ऑफर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। याद रखना, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज की डेफिनेशन की हमने बात की है। इक्विटी शेयर्स एंड कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज को हम क्या बोलते हैं यार? स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। एंड कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज मतलब जो भविष्य में काहे में कन्वर्ट होंगी? आपकी इक्विटी शेयर्स में। बाय एन अनलिस्टेड इशूअर, ऑब्वियसली अनलिस्टेड इशूअर ही ला रहा है, लिस्टेड इशूअर की हम बात नहीं कर रहे हैं। अगर लिस्टेड इशूअर लेकर आएगा तो उस टर्म को, उस प्रोसेस को हम आईपीओ नहीं कहेंगे, उसको फिर हम एफपीओ कहेंगे। टू द पब्लिक, हम ये स्पेसिफाइड सिक्योरिटी लिस्टेड इशूअर ला रहा है, वो किसको ला रहा है? पब्लिक को ला रहा है। किस पर्पस के लिए? फॉर सब्सक्रिप्शन एंड इंक्लूड्स एन ऑफर फॉर सेल। और इसमें क्या शामिल है? OFS, ऑफर फॉर सेल of a specified security to the public by an existing holder of such specified security
इन एन अनलिस्टेड इशूअर। तो याद रखना साहब, आईपीओ में आपकी कंपनी नए शेयर इशू कर सकती है, उसको हम बोलेंगे फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर, या फिर आईपीओ में आपकी कंपनी ओएफएस दे सकती है। ओएफएस मतलब ऑफर फॉर सेल, नाम क्या है? ऑफर फॉर सेल। इसका मतलब ये है किसी पर्सन ने अपने शेयर्स ऑफर किए हैं कि भाई आप ये शेयर को सेल कर दो, इसको हम क्या बोलेंगे? ओएफएस। और कौन ऑफर करता है? तो लॉ ने बोला एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपने शेयर्स ऑफर करते हैं इन केस ऑफ आईपीओ कि आप ये मेरे शेयर्स 2% शेयर्स हैं, ये मेरे शेयर 3% है, ये मेरे शेयर 10% है, आप ये पब्लिक को बेच दो। सब ये हम बोलेंगे ओएफएस, राइट। चलिए, तो हमने दो डेफिनेशन की बात करी। एक है ग्रीन इशू ऑप्शन। ग्रीन इशू ऑप्शन एक तरीका है जिससे हम पोस्ट लिस्टिंग प्राइस को स्टेबलाइज करने का बात करते हैं। उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलेंगे हम? जीएसओ, ग्रीन इशू ऑप्शन। कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, कौन करता है, राइट, कब नहीं पॉसिबल है, ये सारी चीजें हम बात करेंगे डिटेल में जब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसओ। आईपीओ मतलब अनलिस्टेड कंपनी को, इनफैक्ट हम स्पेसिफिक वर्ड यूज करें तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को अगर पब्लिक से पैसा रेज करना है तो आप पब्लिक को अपने शेयर्स ऑफर करोगे, वो एक ऑप्शन है। या फिर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर मतलब मेरी कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, सो कॉल्ड प्रमोटर्स, राइट, प्रमोटर्स होते हैं मैक्सिमम केसेस में, उन सबको अपने शेयर्स देना है, उसको हम क्या बोलेंगे? ओएफएस। और उस प्रोसेस को आपने काहे में शामिल किया है? आईपीओ की डेफिनेशन में। आगे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मींस क्यूआईबी। हमने डेफिनेशन डिटेल में देखी है कि भाई क्यूआईबी कौन कौन होता है? म्यूचुअल फंड, एफआईआई, सब अकाउंट, एलआईसी, पीएफआई, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, कॉर्पस वाले, इन सबको हमने क्या बोला यार? क्यूआईबी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, मतलब बड़े बड़े लोग। फैमिली ट्रस्ट और इंटरमीडिएट रजिस्टर्ड विद द सेबी बोर्ड, जो किसके पास रजिस्टर्ड है? सेबी बोर्ड के पास रजिस्टर्ड है, विद अ नेटवर्थ ऑफ मोर देन 500 करोड़ रुपीज। याद रखना, ये फैमिली ट्रस्ट मतलब कोई पर्टिकुलर फैमिली, रिच फैमिली ने कोई ट्रस्ट बनाया है, बट वो रजिस्टर्ड किसके पास है? सेबी के पास। एक बात, कितनी नेटवर्थ है? 500 करोड़ रुपए। उनको भी हमने क्या बोला है? आप कौन हो यार? क्यूआईबी, मतलब आप भी किसी कंपनी के अच्छे खासे शेयर्स होल्ड कर सकते हो, कंपनी आपको भी ऑफर कर सकती है। एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पर्पज ऑफ लिस्टिंग और ट्रेडिंग ऑन इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म इन टर्म्स ऑफ चैप्टर 10, तो इनको हमने क्या बोला यार? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, राइट। ऑब्वियसली यार, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में क्यूआईबी तो आएगा, साथ में फैमिली ट्रस्ट है या कोई इंटरमीडियरी है जो सेबी के पास रजिस्टर्ड है, इसकी नेटवर्थ कितनी है? 500 करोड़ रुपए। तो उसको हम क्या बोलेंगे? भाई आप कौन हो यार? आप हो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब यहां पर हमको एक नया टर्म मिला है दैट इज कॉल्ड इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म नाम से देखें, एक कोई प्लेटफॉर्म होगा और उसमें आपने कोई नई टेक्निक यूज करते हुए बिजनेस किया है, तो हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं आपके लिए? इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म मींस द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर लिस्टिंग and trading of specified securities of issuer that comply the eligibility criteria as per regulation 283, राइट। इसका मतलब ये है, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म एक प्लेटफॉर्म है जहां पर शेयर्स की लिस्टिंग होती है और ट्रेडिंग होती है ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज ऑफ द इशूअर। तो इसको हम क्या बोलेंगे यार? इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, राइट। तो हमने इस टॉपिक में 4 डेफिनेशन पढ़ी हैं। एक कौन सी हमारे पास? ग्रीन इशू ऑप्शन, एक है हमारे पास आईपीओ, एक है हमारे पास इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और एक है हमारे पास ग्रोथ इनोवेशन प्लेटफॉर्म, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। नाउ हम बात करें यार पब्लिक इशू की। पब्लिक इशू मतलब क्या? तो उन्होंने बोला पब्लिक इशू मींस एन आईपीओ और एफपीओ। याद रखना, जब भी कोई कंपनी फर्स्ट टाइम इशू लेकर आती है
जब भी कोई कंपनी फर्स्ट टाइम इशू लेकर आती है उस इशू को हम क्या बोलते हैं यार, आईपीओ। और उसके बाद सेकेंड या कॉन्जिक्यूटिव टाइम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जिंदगी में कभी भी लेकर आओ उसको हम क्या बोलेंगे यार, एफपीओ। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर भी इसको बहुत लोग बोलते हैं, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, या फिर बहुत लोग इसको फर्दर पब्लिक ऑफर बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलेंगे यार, इसको एफपीओ। इसका मतलब पब्लिक इशू में आईपीओ और एफपीओ दोनों को हमने काहे में शामिल करा है, पब्लिक इशू में। क्यों? क्योंकि हम किसको इशू लेकर आ रहे हैं, पब्लिक को। आगे डेफिनेशन है क्यूआईबी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर मींस। कौन कौन इसमें शामिल होगा, तो इन्होंने बोला यार म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, एआईएफ, म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, एआईएफ, फॉरेन वेंचर कैपिटलिस्ट, वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर रजिस्टर विद द सेबी बोर्ड, एफपीआई अदर देन इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट बॉडी, फैमिली ऑफिसेस, पीएफआई शेड्यूल कमर्शियल बैंक, मल्टीलेटरल बायलेटरल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इंश्योरेंस कंपनी जो रजिस्टर्ड है आईआरडीए के पास, वो भी इन्वेस्ट करती है सिक्योरिटीज में अप टू स्पेसिफिक परसेंटेज, प्रोविडेंट फंड विद अ मिनिमम कॉर्पस ऑफ 25 करोड़, पेंशन फंड विद अ मिनिमम कॉर्पस ऑफ 25 करोड़, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, इंश्योरेंस फंड सेटअप मैनेज बाय आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस फंड सेटअप बाय और मैनेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसीज। तो ये सब को हमने कहाँ क्लासिफाई कर दिया यार, क्यूआईबी की डेफिनेशन, राइट। मतलब आपके दिमाग में इंडिविजुअल को छोड़कर जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं दिमाग में, वो सारे के सारे कहाँ पर जाएंगे यार, क्यूआईबी में। एलआईसी हुआ उसको भी हमने क्यूआईबी में डाल दिया है। चलो अब हम बात करें क्यूआईपी की, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। बहुत ध्यान से, इसका मतलब ये हुआ जो भी कंपनी को आईपीओ या एफपीओ लेकर आना है, आपको एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ शेयर्स किसको ऑफर करने पड़ते हैं, क्यूआईबी को। और मेरी कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है, मेरी कंपनी एफपीओ लेकर आ रही है, और मैंने वो सर्टेन परसेंटेज फॉर द पर्पज ऑफ सब्सक्रिप्शन किसको दिए हैं, क्यूआईबी को। तो जो मैंने शेयर्स दिए हैं, ऑफर किए हैं उनको, दैट इज कॉल्ड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। बहुत ध्यान से, जो भी आपने एलिजिबल सिक्योरिटीज, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट मींस इशू ऑफ एलिजिबल सिक्योरिटीज बाय अ लिस्टेड इशूअर टू क्यूआईबी ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस मतलब आपने कोई पब्लिक ऑफर नहीं दिया इनको, आपने तो इनको प्राइवेटली प्लेस कर दिया। एंड इंक्लूड्स एन ऑफर फॉर सेल of specified securities by the promoters or promoter group on a private placement basis in terms of these regulation। इनको हमने क्या बोला यार, QIP, राइट। तो हमने ये डेफिनेशन बात करी है। कौन कौन सी डेफिनेशन देखी है, हमने बात करी है जीएसओ की, हमने बात करी है आईपीओ की, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म की, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट की, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर की, एंड पब्लिक इशू की, राइट। डेफिनेशन पार्ट बेहद इंपॉर्टेंट है। एक और डेफिनेशन है जिसको हम बोलते हैं RII, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर। RII मींस एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो मैक्सिमम बिड लगा सकता है शेयर्स एक्वायर करने के लिए अप टू वैल्यू ऑफ ₹2 लाख। RII कौन होगा, RII वो इन्वेस्टर होगा जो मैक्सिमम 2 लाख रुपए से ज्यादा के शेयर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। हम क्या बोलेंगे, आप कौन हो यार, RII। हम लोग कौन होते हैं, RII, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हु अप्लाइज और बिड फॉर अ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज मतलब इक्विटी शेयर्स या फिर आपके कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज
फॉर अ वैल्यू ऑफ नॉट मोर देन 2 लाख, 2 लाख रुपए से ज़्यादा की नहीं बात करेंगे हम। एक पैन कार्ड से एक पर्सन मैक्सिमम 2 लाख रुपए के शेयर्स के लिए आईपीओ या एफपीओ में अप्लाई कर सकता है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मीन्स एन इन्वेस्टर अदर देन मतलब जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर नहीं है, एंड क्यूआईबी नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे यार, एनआईआई। इसका मतलब एक होता है क्यूआईबी, एक होता है आरआईआई, और इन दोनों के बीच में जो होगा वो होगा आपका एनआईआई। बहुत ध्यान से, आरआईआई मतलब हम लोग इंडिविजुअल्स को हम क्या बोलेंगे यार, हम कौन है साहब, आरआईआई। क्यूआईबी मतलब म्यूचुअल फंड हुआ, वेंचर कैपिटल फंड हुआ, शेड्यूल कमर्शियल बैंक हुआ, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को हम क्या बोलेंगे, आप कौन हो यार, क्यूआईबी। तो जो बीच में रह गए आरआईआई के ऊपर और क्यूआईबी के नीचे, उनको हम क्या बोलते हैं भाई, आप कौन हो यार, आप हो एनआईआई, नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। इसी तरीके से डिफाइंड है ये। रिटेल इंडिविजुअल शेयर होल्डर मीन्स अ शेयर होल्डर who applies or bid for a specified security for a value not more than ₹2 लाख, इससे ज़्यादा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आपको हम क्या बोलेंगे, आप कौन हो, रिटेल इंडिविजुअल शेयर होल्डर। प्रेफरेंशियल इशू, नाउ प्रेफरेंशियल नाम से लग रहा है यार हमने कोई इशू दिया है, और वो भी ऑन अ बेसिस ऑफ प्रेफरेंस टू समवन एल्स, समवन स्पेसिफिक, राइट। हमने उसको पहले दिया है, बाद में हम पब्लिक को देंगे, तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे यार, प्रेफरेंशियल इशू। सो प्रेफरेंशियल इशू मीन्स एन इशू ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी बाय अ लिस्टेड इशूअर टू एनी सिलेक्टेड पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन। हमने पब्लिक को ऑफर नहीं दिया, हमने दिया है सिलेक्टेड पर्सन को और ग्रुप ऑफ पर्सन को, ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। वो भी कौन से बेसिस पर यार, हम वो पेपर में ऐड देकर, न्यू टीवी पे ऐड देकर ना, हम वो काम नहीं कर रहे हैं। हमने सब प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, आपको एक चिट्ठी भेजी है और उस चिट्ठी के बेस पर आपको हम शेयर्स ऑफर करेंगे, दिस कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। एंड डज नॉट इंक्लूड एन ऑफर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज मेड थ्रू ईसॉप, उसको नहीं शामिल करते हम इसमें। ESOS or any scheme of sweat equity shares or depository receipt issued in a country outside India or a foreign securities, इनको हम प्रेफरेंशियल इशू में शामिल नहीं करते हैं। मतलब अगर आपने कोई स्पेसिफाइड सिक्योरिटी लिस्टेड इशूअर ने सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस को दिया ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, 4 शब्द इंपॉर्टेंट हैं। पहला शब्द कौन सा इंपॉर्टेंट है यार, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, मतलब इक्विटी शेयर्स या कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। कौन सी कंपनी, लिस्टेड इशूअर, मतलब अनलिस्टेड जो शेयर्स देगी उसको हम प्राइवेट इशू नहीं बोलेंगे, राइट। उसको हम अनलिस्टेड कंपनी का सेक्शन नंबर 42 है कंपनीज एक्ट में, जो बात करता है प्राइवेट प्लेसमेंट की। फिर आपको ये सेबी आईसीडीआर, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, सेबी आईसीडीआर सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनी को कंप्लाई करना पड़ता है। आपने किसको ऑफर दिया, सिलेक्टेड पर्सन को या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन को ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, मतलब आपने न्यूज़पेपर में ऐड नहीं दिया, टीवी पर ऐड नहीं दिया, कहीं सोशल मीडिया पर ऐड नहीं है, राइट। आपने सिर्फ उस पर्सन स्पेसिफिक को ऑफर दिया है, इस ऑफर को हम क्या बोलते हैं, प्रेफरेंशियल इशू। नाउ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज मींस इक्विटी शेयर्स एंड कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, इसको हमने कहां पर बोला यार, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में। एंड कंपलसरी जो कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज होंगी वो काहे में कन्वर्ट होंगी, इक्विटी शेयर्स में, और कोई चीज में और किसी टाइप ऑफ सिक्योरिटीज में कन्वर्ट नहीं होना है आपको। अरे भाई क्यों शामिल किया है कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज को, क्योंकि भविष्य में आप कन्वर्ट हो गए, और भविष्य में कन्वर्ट हो गए इसलिए हमने बोला है कि भाई आपको आईसीडीआर कंप्लाई करना पड़ेगा। अगर लॉ में फॉर एग्जांपल वो ये वर्ड नहीं लिखते, कौन सा वाला, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, तो क्या होता, बहुत सारी कंपनी आईसीडीआर की एप्लीकेबिलिटी से बचने के लिए हम 2 साल के लिए कोई सिक्योरिटी इशू कर देते जिसका नेचर ही क्या है, कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, जो 2 साल बाद परफेक्टली इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होगा। बट हम फॉर द सेक ऑफ
एस्केपिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ ICDR, हम क्या करते, आज इशू कर देते साहब अपनी कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ और कल के दिन कन्वर्ट कर देते इक्विटी शेयर्स में और पब्लिक से पैसा रेज कर लिया हमने। लॉ ने इसी चीज़ को टैप करा है कि ना, ये पॉसिबल नहीं है, आप इक्विटी शेयर्स या कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ लेकर आ रहे हो, आपको ICDR तो फॉलो करना ही पड़ेगा। एंड ग्रीन शू ऑप्शन में जो ये पूरा का पूरा प्रोसेस करता है, उस इंटरमीडिएट को हम बोलते हैं स्टेबलाइजिंग एजेंट, शॉर्ट में हम बोलते हैं SA, बहुत ध्यान से। तो स्टेबलाइजिंग एजेंट एक पर्सन है जो पोस्ट लिस्टिंग प्राइस को स्टेबलाइज करता है अंडर द ऑप्शन ऑफ ग्रीन शू ऑप्शन। कैसे करता है, ध्यान से, ऐसे कैसे करता है वो हमको देखना है साहब जब हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे GSO का, बट फॉर द टाइमिंग हमको ध्यान रखना है ग्रीन शू ऑप्शन एक पोस्ट लिस्टिंग ट्रेडिंग प्राइस को मैकेनिज्म है कंट्रोल करने का, एक बात। दूसरी बात, ये जो स्टेबलाइजिंग एजेंट है ये एक अथॉरिटी है, ये एक इंटरमीडिएट है जो उस प्राइस को कंट्रोल करता है। मीन्स अ मर्चेंट बैंकर who is responsible for stabilizing the price of equity shares under a GSO in terms of these regulations. Definitions के बाद अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट की, और कॉन्सेप्ट के पहले सबसे पहले जब भी हम सेबी ICDR की बात करेंगे तो वहाँ पर हम कुछ इशू करने वाले हैं और उस इशू के लिए हमको एक डॉक्यूमेंट चाहिए पड़ेगा। उस डॉक्यूमेंट को हम क्या क्या बोलते हैं, हमको पहले वो बात करनी है। फॉर एग्जाम्पल ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं उसको हम, लेटर ऑफ ऑफर या रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जिस डॉक्यूमेंट के बेसिस पर हम पब्लिक से पैसा रेज करती हैं कंपनीज, उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं, कौन सा टर्म कब यूज होगा, हम पहले वो बात करने वाले हैं। सबसे पहला टर्म है हमारे पास ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, राइट। सो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, नाम से ही लग रहा है यार, एक ड्राफ्ट मतलब विच इज नॉट फाइनल, जो भी फाइनल नहीं हुआ है। और इस डॉक्यूमेंट के थ्रू हम कुछ चीज ऑफर करने वाले हैं, और ऑब्वियसली हम जो ऑफर करेंगे वो हम शेयर्स ऑफर करेंगे, और शेयर्स भी हम किसको ऑफर करेंगे, पब्लिक को। तो मतलब ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट एक डॉक्यूमेंट है। ड्राफ्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो भी फाइनल नहीं हुआ, अप्रूव नहीं हुआ बाय स्पेसिफिक अथॉरिटीज, इसलिए आज के दिन में डॉक्यूमेंट क्या है हमारे पास, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, राइट। सो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट मींस द ऑफर डॉक्यूमेंट इन ए ड्राफ्ट स्टेज, राइट। अभी भी हम उसको बना रहे हैं। एक बात, द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट आर फाइल्ड विद द सेबी, आपको किसको फाइल करना पड़ता है, सेबी को। एंड सेबी को कब फाइल करना पड़ता है, तो लॉ ने बोला जब आप ROC को फाइल करने जा रहे हैं उसके 30 दिन पहले आपको सेबी को फाइल करना पड़ेगा, एटलीस्ट 30 days प्रायर टू दी फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट विद दी ROC और स्टॉक एक्सचेंज, राइट। आप ROC को, स्टॉक एक्सचेंज को जब भी फाइल करने जा रहे हैं, लॉ ने बोला याद रखना अगर आपकी वो डेट फॉर एग्जांपल 31 मार्च हुई तो आपको 1 मार्च के पहले आपको सेबी को सबमिट करना पड़ेगा। एक बात, सेबी को सबमिट करना पड़ेगा, क्यों, सेबी उसमें कुछ चेंजेस बता सकती है कि भाई ये चेंज करो, आपने ये डिस्क्लोजर फॉर्मेट को ढंग से फॉन्ट यूज नहीं किया है, बड़ा फॉन्ट यूज करो, कुछ भी वो बोल सकता है आपको, वो स्पेसिफाई कर सकता है चेंजेस, राइट। द सेबी में स्पेसिफाई चेंजेस इफ एनी इन द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। अगर सेबी ने स्पेसिफाई किया है तो जो इशूअर है या फिर लीड मर्चेंट बैंकर है शैल कैरी आउट सच चेंजेस इन द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट बिफोर फाइलिंग द डॉक्यूमेंट टू ROC और स्टॉक एक्सचेंज। इसका मतलब ये है, लॉ ने बोला है कि भाई आप अपना ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट बनाओ, आपका ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट बन गया, आप किसको फाइल करो, ROC को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को या स्टॉक एक्सचेंज को। बट इनको फाइल करने के पहले आपको 30 दिन पहले सेबी को फाइल करना पड़ेगा, सेबी उसको चेक करेगा और सेबी बताएगा चेंजेस, जो भी चेंजेस बताए हैं दैट यू नीड टू इनकॉर्पोरेट, दैट यू नीड टू अमेंड इन द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। The draft offer document is available on the SEBI website for public comment for a period of 21 days from the date of filing draft offer document with the SEBI। आपने जब SEBI को फाइल किया तब से 21 दिन के लिए पब्लिक के कमेंट के लिए ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट कहाँ पर अवेलेबल होगा, SEBI की वेबसाइट पे।
तो ये तो हमने बात की सब ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट के बारे में। नेक्स्ट है ऑफर डॉक्यूमेंट। तो ऑफर डॉक्यूमेंट मींस अ प्रोस्पेक्टस इन केस ऑफ पब्लिक इशू। पब्लिक इशू के केस में ये चीज आपको हमेशा याद रखना है, पब्लिक इशू के केस में उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्टस। ऑफर फॉर सेल एंड लेटर ऑफ ऑफर इन केस ऑफ राइट इशू, मतलब पब्लिक इशू अगर लेके आ रहे हो तो वर्ड क्या होगा, प्रोस्पेक्टस, और अगर राइट इशू लेकर आ रहे हो तो वो लेटर ऑफ ऑफर हो सकता है या OFS भी हो सकता है, राइट, विच इज फाइल्ड विद द ROC और स्टॉक एक्सचेंज, उसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है हमारा ऑफर डॉक्यूमेंट। An offer document cover all the relevant information to help investor to make his or her decision, investment decisions, उसको हम क्या बोलेंगे, आपका ऑफर डॉक्यूमेंट। मतलब वो ऑफर डॉक्यूमेंट के थ्रू आप इन्वेस्टर अपना डिसीजन बना सकता है कि भाई मुझे शेयर्स के लिए अप्लाई करना है या नहीं करना है, राइट। आगे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। व्हाट इज रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस? सो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एक तरीके का प्रोस्पेक्टस है जिसमें दो चीजें नहीं रहती हैं। ये दो चीजें निकालने के लिए हम जो प्रोस्पेक्टस का यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज RHP, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, राइट। कौन कौन सी दो चीजें हैं? एक तो प्राइस, कि भाई ये वाले मेरी कंपनी के शेयर्स का प्राइस क्या होगा, और एक नंबर ऑफ शेयर्स। ये दो चीजें फाइंड आउट के लिए हम जो प्रोस्पेक्टस यूज करते हैं that prospectus can be called as a red herring prospectus, right? So RHP is a prospectus। RHP क्या है? ये एक prospectus है which does not have details of either price or number of shares being offered or the amount of issue, right? So red herring prospectus एक prospectus है जिसमें प्राइस नहीं है, ये नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे, RHP। This means that in case price is not disclosed, अगर प्राइस डिस्क्लोज नहीं है, the number of shares and the upper and lower price are disclosed। इसमें हम क्या इशू करते हैं कि भाई कितने का इशू साइज है, what is the issue size of that offer। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला हम 500 करोड़ रुपए रेज करना चाहते हैं, दैट अमाउंट यू नीड टू डिस्क्लोज, दैट इज कॉल्ड इशू साइज, एंड प्राइस बैंड रहेगा एक। प्राइस बैंड मतलब आपने बोला 1400 से 1420 तक, ये हुआ आपका प्राइस बैंड, राइट। एक लोअर प्राइस, एक अपर प्राइस, दैट इज कॉल्ड प्राइस बैंड। लोअर प्राइस और हायर प्राइस का कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, प्राइस बैंड। इसका मतलब ये है कल के दिन अगर कोई शेयर्स लेना चाहता है मेरी कंपनी के, तो वो या तो 1400 रुपए अप्लाई करेगा या 1401 रुपए, मतलब 1400 से 1420 के बीच में किसी भी प्राइस पर अप्लाई कर सकता है। 1421 पे अलाउड नहीं है, 1399 पे अलाउड नहीं है, इस प्राइस की रेंज में अप्लाई करना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड an issuer can state the issue size and the number of shares are determined later. An RHP for an FPO can be filed with the ROC without the price band, and the issuer in such a case will notify the floor price। floor price मतलब base price। बेस प्राइस को हम क्या बोलते हैं, फ्लोर प्राइस, और अ प्राइस बैंड बाय वे ऑफ एडवर्टीजमेंट 1 day प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ द इशू, राइट। जब भी ओपन होने वाला इशू तब हम आपको फ्लोर प्राइस दे सकते हैं या फिर आपको प्राइस बैंड दे सकते हैं। फ्लोर प्राइस मतलब इस प्राइस के नीचे आप शेयर्स के लिए अप्लाई नहीं करोगे। बेस प्राइस को हम क्या बोलेंगे, फ्लोर प्राइस। इन केस ऑफ बुक बिल्डिंग इशू, बुक बिल्ट इशू, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्राइस डिस्कवरी। अरे भाई हमने बात करी है, इसमें हम प्राइस निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइस डिस्कवरी होती है। एंड द प्राइस कैन नॉट बी डिटरमाइन अनलेस द बिडिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड। जब तक बिडिंग प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए, जब तक आप प्राइस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, राइट। ऑलरेडी हमने डेफिनेशन में बात कर ली हमने बुक बिल्डिंग इशू की, राइट। तो कुल मिलाकर ये हमारे पास 3 तरह के आपके डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। या तो होगा ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, फिर
फाइनल प्रोस्पेक्टस मतलब ऑफर डॉक्यूमेंट, और एक होता है RHP जो बुक बिल्डिंग इशू में काम में आता है, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास रेगुलेशन 3, एंड रेगुलेशन 3 बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बात करता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रेगुलेशंस की। दीज रेगुलेशन शैल अप्लाई टू दी फॉलोइंग, मतलब ये जो हम सेबी ICDR रेगुलेशन की पूरी लाइन देखेंगे, ये रेगुलेशन कौन कौन से इशू पर अप्लाई होगी, कब कब कंपनीज को ये फॉलो करना पड़ेगा ICDR रेगुलेशंस। सबसे पहला पॉइंट, अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है, कौन सी कंपनी है, अनलिस्टेड इशूअर है और वो IPO लाना चाहता है, in that case you need to comply regulation 3, you fall under the regulation 3, and for this you need to comply whole ICDR regulations. This is the first point. Second, अगर कोई राइट इशू लाना चाहता है, और राइट इशू भी कौन से केस है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बाय लिस्टेड इशूअर, मतलब आप ऑलरेडी IPO लेकर आ चुके हो, आज के दिन आप राइट इशू लेकर आ रहे हो, तो हम बात करेंगे, और आपकी वैल्यू कितनी है, 10 करोड़ या इससे ज्यादा। इसका मतलब अगर आपकी वैल्यू 10 करोड़ से कम हुई, द इशूअर शैल प्रिपेयर द लेटर ऑफ ऑफर एंड फाइल विद द सेबी बोर्ड। फर्दर पब्लिक ऑफर, लिस्टेड इशूअर लेकर आना चाहती है, याद रखना IPO में वर्ड क्या है, अनलिस्टेड, FPO में वर्ड क्या है, लिस्टेड। इसका मतलब सब IPO एक बार आएगा, जिंदगी में एक बार आता है, वही बात है अनलिस्टेड वाली लाएगा, और लिस्टेड कंपनी जितनी बार भी FPO ला सकती है। प्रेफरेंशियल इशू, डेफिनेशन में ऑलरेडी बात कर ली है सब। प्रेफरेंशियल इशू मींस इशू ऑफ शेयर्स टू द सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेफरेंशियल इशू। QIP, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं यार, आपका QIP। एन IPO ऑफ IDR SME, एन IPO ऑफ IDR इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज अगर कोई लेकर आ रही हैं तो उनकी बात करें हम, आपको कंप्लाई करना पड़ेगा ICDR की रेगुलेशन। A listing on the innovators growth platform through an issuer or without an issuer, तो अगर आप ये लेकर आ रहे हैं तो आपको कंप्लाई करना पड़ेगा, या आपकी कंपनी अगर बोनस इशू लेकर आ रही है तो भी आपको ICDR कंप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि इन आपको पूरे के पूरे 8 केसेस में आपको कंप्लाई करना पड़ेगा सेबी ICDR के रेगुलेशंस, राइट। अब एक चीज याद रखने वाली सिर्फ ये है कि भाई लिस्टेड इशूअर है तो आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। अगर 10 करोड़ तक है, 10 करोड़ से कम है, लेस देन 10 करोड़ है, देन यू नीड टू प्रिपेयर अ लेटर ऑफ ऑफर एंड यू नीड टू फाइल टू दी सेबी बोर्ड। सो ये हमारा हुआ रेगुलेशन 3 की बात। कौन कौन से पॉइंट देखे हैं, पहला IPO बाय अनलिस्टेड कंपनी, FPO बाय लिस्टेड कंपनी, राइट इशू 10 करोड़ से ज्यादा वाला है, 10 करोड़ से कम वाला है, सिंपल लेटर ऑफ ऑफर बनाओ, फाइल कर दो बोर्ड को, 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है, प्रेफरेंशियल इशू QIP, राइट। नेक्स्ट क्या है, IPO कौन लेकर आ रहा है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स या SMEs, और IPO है इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पर, उसमें लेकर आ रहे हैं लिस्टेड विदाउट इशूअर या विद इशूअर, थ्रू एन इशूअर और विदाउट एन इशूअर। और लास्ट है आपका, अगर आप बोनस शेयर्स इशू करना चाहते हैं देन अगेन यू नीड टू कंप्लाई द रेगुलेशंस एज प्रिस्क्राइब बाय ICDR रेगुलेशंस। ये चीज हमारी बहुत काम की है। फिर रेगुलेशन नंबर 5 है और कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी है इसमें। एंटिटीज नॉट एलिजिबल टू मेक एन IPO, मतलब ये वाली एंटिटीज जो रेगुलेशन 5 में आ रही हैं इनको परमिशन नहीं है क्या लाने की, IPO। तो मतलब ये ऑब्वियसली डिफॉल्ट केस होगा। एन इशूअर शैल नॉट एलिजिबल टू मेक एन IPO, एन इशूअर शैल नॉट बी एलिजिबल टू मेक एन IPO, A पॉइंट है, B पॉइंट है,
सी पॉइंट है और डी पॉइंट है। तो ओवरऑल हमारे पास 4 पॉइंट है। ये 4 केसेस में आप क्या नहीं ला सकते, आईपीओ नहीं ला सकते। पहला ऑब्वियसली डिफॉल्ट वाला ही केस होगा यार। इफ द इशूअर if the issuer any of its promoters, promoter group, director और selling shareholder are debarred, अगर सेबी ने आपकी कंपनी के प्रमोटर को, प्रमोटर ग्रुप को, डायरेक्टर को या सेलिंग शेयर को, कोई शेयर होल्डर अपने शेयर्स सेल कर रहा होगा उसको पर्टिकुलर को, ये 4 लोगों को अगर डिबार कर रखा है किसी को भी, तो आपकी कंपनी आईपीओ लेकर नहीं आ सकती, राइट। अगर किसी को फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन इनसाइडर ट्रेडिंग में दोषी पाया गया, तो ऐसे पर्सन के लिए सेबी ने उसको डिबार कर दिया कि भाई अब तुम कैपिटल मार्केट को नहीं टच कर सकते। इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा साहब, आप डिबार हो गए हैं, आप एक्सेस नहीं कर सकते कैपिटल मार्केट बाय द बोर्ड। इन दैट केस आप आईपीओ लेकर नहीं आ सकते, एक पॉइंट। दूसरा, इफ एनी ऑफ द प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ द इशूअर is a promoter or director of any other company which is debarred from accessing the capital market by the board, किसी डायरेक्टर को अगर डिबार किया है तो भी आपका उस केस में इशूअर में वो प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ एनी अदर कंपनी है तो भी आपको हम क्या नहीं करने देंगे, आईपीओ लेकर नहीं आने देंगे, राइट। अरे भाई यहां पर तो मेरी कंपनी को डायरेक्ट डिबार किया है और यहां पर किसी दूसरी कंपनी को डिबार किया है और मेरी कंपनी है ए लिमिटेड और डिबार किया है जेड लिमिटेड को, तो इस कंपनी के वजह से ये कंपनी भी ए लिमिटेड भी आईपीओ नहीं ला सकती। बहुत ध्यान से, फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है भाई, प्रमोटर को डिबार किया, प्रमोटर ग्रुप को डिबार किया, डायरेक्टर को डिबार किया, सेलिंग शेयर होल्डर को, इन चारों में से किसी को भी सेबी बोर्ड ने मना किया है तो आपकी कंपनी आईपीओ नहीं ला सकती है। सेकंड पॉइंट, आपने इन पर्टिकुलर पर्सन को डिबार नहीं किया, ये जो प्रमोटर डायरेक्टर हैं ऑफ द इशूअर इज द प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ अनदर कंपनी which is debarred from accessing the capital market of the board, in that case आप भी आईपीओ नहीं ला सकते। थर्ड, अगर इशूअर और एनी ऑफ इट्स प्रमोटर और डायरेक्टर इज अ विलफुल डिफॉल्टर, अगर आप कौन हो यार, विलफुल डिफॉल्टर हो, इन दैट केस ऑल्सो आपको आईपीओ नहीं लेकर आना है। इफ एनी ऑफ इट्स प्रमोटर डायरेक्टर इज अ विलफुल डिफॉल्टर, इन दैट केस ऑल्सो आपको आईपीओ की परमिशन नहीं है, राइट। तो ये तो हुए हमारे वो पर्सन जिनको मना किया है। आगे, एन इशूअर शैल नॉट बी एलिजिबल टू मेक एन आईपीओ, आप क्या नहीं ला सकते, आप आईपीओ नहीं ला सकते। इफ देयर आर एनी आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, बहुत ध्यान से, अरे भाई आपकी कंपनी में फॉर एग्जांपल 1 लाख शेयर्स है, अब यार 1 लाख शेयर्स में से आपने फॉर एग्जांपल 20,000 शेयर्स आईपीओ में लाना चाहते हो या आप 30,000, जब भी आपकी कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है कम से कम आपके पास नेट टेंजिबल एसेट्स एटलीस्ट 3 करोड़ रुपए की होना चाहिए। नेट टेंजिबल एसेट्स कम से कम कितने की होना चाहिए, 3 करोड़ की। 3 करोड़ की कब चेक करना है, इन ईच 3 preceding full year, that is 12 month each, और उसमें से 50% से ज्यादा मॉनेटरी एसेट्स नहीं होने चाहिए, नॉट मोर देन 50% हेल्ड इन मॉनेटरी एसेट्स। अगर नहीं है, यस नहीं है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। एक चीज और, ये नो प्रॉब्लम आपको एग्जाम में नहीं लिखना, आपको सिर्फ ये लिंक करने के लिए मैंने वर्ड यूज करा है नो प्रॉब्लम। आपको तो सिंपल लिखना है कि भाई जो भी कंपनी आईपीओ लेकर आने वाली है नेट टेंजिबल एसेट्स 3 करोड़ होना चाहिए, नॉट मोर देन 50% ऑफ द
मॉनेटरी एसेट्स में नहीं होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास तो सब 60% मॉनेटरी एसेट्स में, तो लॉ ने बोला एक्सेस कितना है 10%। जो एक्सेस है वो एसेट्स को आपको डिप्लॉय करना है बिजनेस में या प्रोजेक्ट में। एंड व्हाट इज मॉनेटरी एसेट्स विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। लिक्विड एसेट्स फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, मिनिमम एवरेज प्री टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15 करोड़ का होना चाहिए पिछले 5 में से मोस्ट प्रॉफिटेबल 3 इयर्स में। मिनिमम एवरेज प्री टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होना चाहिए 15 करोड़ का इन ड्यूरिंग द 3 मोस्ट प्रॉफिटेबल ईयर आउट ऑफ इमीडिएटली 5 प्रीसीडिंग ईयर। नेटवर्थ कितनी होना चाहिए 1 करोड़ की इन ईच 3 प्रीसीडिंग 3 फुल ईयर 12 मंथ ईच वाली। कंपनी ने अगर नाम चेंज करा है पिछले साल में विद इन लास्ट ईयर, एटलीस्ट 50% ऑफ द रेवेन्यू फॉर द प्रीसीडिंग फुल ईयर आपका न्यू एक्टिविटी से आना चाहिए जो न्यू नेम से बोली गई है। अगर कंपनी ने नाम चेंज किया है विद इन लास्ट ईयर, एटलीस्ट 50% ऑफ रेवेन्यू फॉर द प्रीसीडिंग फुल ईयर, पिछले साल में जितना भी रेवेन्यू आया है आपका, से फॉर एग्जांपल 100 करोड़, तो लॉ ने बोला उसका कम से कम 50% रेवेन्यू एटलीस्ट 50 करोड़ रुपीज नए वाले नाम से आना चाहिए। इसका लॉजिक क्या है, अरे भाई 50% रेवेन्यू नए नाम से आना चाहिए, मतलब आपने इतने के सेल्स इनवॉइस काटे हैं, इतने पब्लिक को पता है। अगर भाई 50% रेवेन्यू मतलब जितने भी कस्टमर ने आपसे डील किया है उसका 50% आपको पता है कि भाई इस कंपनी ने अपना नाम चेंज कर लिया। काइंड ऑफ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट को कंप्लायंस की बात की गई है, राइट। तो हमने देखे हैं सब 4 पॉइंट। अगर आपकी कंपनी को आईपीओ लेकर आना है और रूल और रेगुलेशन 3 क्या बोलता है, 4 कंडीशन कंप्लाई करना है। और ये सारी चीजें जो भी हमने बात की है 4 कंडीशन, ये सारी की सारी रेगुलेशन नंबर 1 में दी रखी है, राइट। चले पहला वाला, नेट टेंजेबल असेट्स कम से कम 3 करोड़ की होना चाहिए, उसमें से 50% से ज्यादा मॉनेटरी एसेट्स नहीं होना चाहिए, और अगर हैं तो आपको एक्सेस को यूज करना है बिजनेस या प्रोजेक्ट में। सेकेंड पॉइंट, 5 में से प्रीवियस 5 में से 3 इयर्स का मिनिमम प्री टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होना चाहिए 15 करोड़ रुपए होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। नेटवर्थ 1 करोड़ रुपए होना चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है। और अगर मेरी कंपनी ने नाम चेंज किया है तो लॉ ने बोला यार आपको एक काम करना है, जो भी रेवेन्यू आया है आपके पास में प्रीवियस ईयर में, उसका कम से कम 50% इस साल में आना चाहिए, सॉरी नए नाम से आना चाहिए, राइट। ये तो हुआ हमारा रेगुलेशन नंबर 1। रेगुलेशन नंबर 2 अलग बात करता है थोड़ा सा। इफ इशूअर नॉट सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन ए से लेकर डी तक, मतलब मेरी कंपनी साहब फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी के पास में मेरी कंपनी का एग्जिस्टेंस 5 साल का है ही नहीं, अरे भाई इस वाले में 5 साल रिक्वायर्ड है, देन कैन मेक एन आईपीओ थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस, फिर भी मैं आईपीओ लेकर आ सकता हूं। एक तरीका है जिसका नाम क्या है, बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू। कंडीशन क्या है, इफ द इशूअर अंडरटेक्स टू अलॉट एटलीस्ट 75% ऑफ द नेट ऑफर टू द क्यूआईबी, अगर कर दिया तो नो प्रॉब्लम, एनपी होगा ये, अगर नहीं करा तो आपको पब्लिक के पैसे वापस करने पड़ेंगे, राइट, ध्यान से। तो ये कंसेप्ट हुआ हमारे पास किस चीज का यार, रेगुलेशन नंबर सब रेगुलेशन 1 की जिसमें है 4 कंडीशन, सब रेगुलेशन नंबर 2 की जिसमें क्या बोला गया है कि भाई अगर आपने कोई भी कंडीशन कंप्लायंस नहीं करी तो आपको 75% ऑफ द नेट ऑफर आपको वो किसको देना पड़ेगा, क्यूआईबी को। दे दिया अच्छी बात है, नहीं दिया तो पब्लिक के पैसे वापस करो, सिंपल लॉजिक है, राइट। ये तो हमने बात करी है कौन कौन सी कंडीशंस की है रेगुलेशन नंबर 6 में, जिसमें रेगुलेशन 1 है और रेगुलेशन नंबर 2 है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेगुलेशन 6 काम का है।